नमस्कार साथियों, मास्टर क्लासेज बाय कैलाश सर में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, अपन चौहान वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। चौहानों के बारे में अपन ने सबसे पहले वासुदेव को पढ़ लिया, उसके बाद अपन ने अजयराज को पढ़ लिया, उसके बाद अपन ने अर्णोराज को पढ़ लिया, उसके बाद अपन ने विग्रहराज चतुर्थ को पढ़ लिया, सोमेश्वर को पढ़ लिया और आज अपन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वितीय पाठ में आज अपन अध्ययन करेंगे। मैं आपकी कड़ी को जोड़ना चाहूँगा। कल अपन ने यह पढ़ा था कि 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म हुआ। 1177 ईस्वी में सोमेश्वर की मृत्यु होने पर 11 वर्ष की अल्प आयु में पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर का शासक बना। इसीलिए इसकी मां कपूरी देवी प्रारंभ में शासन संभालती थी। इसके बाद कल अपन ने पढ़ा था कि अजमेर में जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक बना था तो इसके चारों ओर की स्थितियां क्या थी। तो अपन ने पढ़ दिया था कि गुजरात में भीम सिंह द्वितीय चालुक्य शासक भीम सिंह द्वितीय का शासन था। इधर ही वापस महोबा में परमर्दिदेव चंदेल का शासन था। वापस कन्नौज में जयचंद गहड़वाल का शासन था। यहां तक अपन ने संघर्ष की बात पढ़ ली थी। साथियों, एक बार आगे की चर्चाएं करते हैं, क्योंकि एक बार पहले परीक्षा में प्रश्न आया था। कल भी अपन ने चर्चा की कि जब परीक्षा में प्रश्न आया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय जब अजमेर का शासक था तो इसके समकालीन गुजरात का शासक कौन था, तो भीमदेव द्वितीय चालुक्य आंसर गया था। एक बार फिर सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया। मैं आगे चर्चा करने से पहले एक बार नोट लगवाना चाहूंगा। नोट में यह था कि पृथ्वीराज की दिग्विजय नीति के तहत पृथ्वीराज चौहान तृतीय की दिग्विजय नीति के तहत सबसे पहले इन्होंने किस किसका दमन किया, दमन किया। तो दमन करने का जो क्रम है सेकंड ग्रेड में आया था। सबसे पहले तो इसने अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया, नागार्जुन का। नंबर 2 भंडानकों का दमन किया। भंडानक जाति का कल पढ़ लिया था। भंडानक जाति का जन्म किया था, दमन किया था 1182 में। फिर इसके बाद दमन किया था परमर्दिदेव चंदेल महोबा का युद्ध। महोबा परमर्दी देव चंदेल इसका दमन किया था 1182 में। तुमुल का युद्ध, जिसको क्या गया, तुमुल का युद्ध या महोबा का युद्ध, महोबा का युद्ध। और अंत में चौथे नंबर पे क्या था, गुजरात के शासक, गुजरात का शासक है भीमदेव द्वितीय, भीमदेव द्वितीय का। यह चारों का क्रम आया था कि निम्न में से पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन सत्ता संभालने के बाद निम्न में से अपने शत्रुओं का किस क्रम में दमन किया था। तो यह तो आंसर आया था सेकंड ग्रेड में। किसमें आया था, सेकंड ग्रेड में। तो आपको भी इसी प्रकार आपको याद करना है, ठीक साहब। अब देखिए साहब, वापस अपन चर्चाएं करते हैं। आज की जब अपन चर्चाएं करेंगे तो चर्चाएं अपन ने यह करेंगे कि जब सारे के सारे शासकों को पराजित कर दिया दिग्विजय नीति के तहत, राय पिथौरा उपाधि धारण कर ली, दंगपुल्लक की उपाधि धारण कर ली विश्व विजेता, उस समय भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर के बाद गौरी वंश का उदय हुआ। शाहबुद्दीन गौरी, यह राजस्थान में, यह अजमेर में यहां पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, राय पिथौरा दल पंगोल, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसी के ही समकालीन गजनी में, यहां पर गजनी है, गजनी में गजनी वंश के बाद गौरी वंश का उदय हुआ। शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी का उदय हुआ। जब इसने प्रथम बार गौरी ने भारत की तरफ उत्तर पश्चिम की तरफ अपने स्थान के अपने तलाश करने के किया तो पहली बार गौरी आया था भारत में। गुजरात की ओर से ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न आया था कि मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय कब हुई। तो 1191 में मत लगाना साथियों, मत लगाना, गलती कर दोगे। प्रथम बार गौरी भारत में आया 1178 में, 1178 में गुजरात की ओर। गुजरात का शासक था भीमदेव द्वितीय चालुक्य शासक था। और यहां पर यह युद्ध लड़ा था आबू का युद्ध या अहिलवाड़ा का युद्ध कहते हैं इसको। आबू का
युद्ध या अहिलवाड़ा, अहिलवाड़ा का युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय, गोरी की भारत में प्रथम पराजय। और वापस गोरी लौट गया गजनी। अगली बार इसने अपना रास्ता चेंज किया और ये अगली बार अफगानिस्तान होता हुआ, पाकिस्तान होता हुआ वापस ये पंजाब के रास्ते से यहां आ गया साहब, यहां हरियाणा में। यह एक स्थान है बठिंडा। कौन सा स्थान है? बठिंडा पे देखिए, इधर भी मोहम्मद गोरी अपने राज्य का प्रसार करना चाह रहा था। पृथ्वीराज चौहान तो स्वयं दिग्विजय नीति अपनाई हुई थी कि जिसको मिले उसको हराओ और अपने राज्य में मिलाओ। दोनों इसी तहत यह बठिंडा पहले पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अंतर्गत था, परंतु इस पर यहां बठिंडा पर गोरी का अधिकार हो गया। बठिंडा पर गोरी का अधिकार हो गया। जैसे पृथ्वीराज चौहान को पता चला, पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी यहां से सेना लेके आ गया और ये दोनों ही सेनाएं कहां हुई? तराइन के 1191 में तराइन का मैदान में, तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसमें तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है। गोरी की हार क्या होता साथियों? जब युद्ध चल रहा होता है उस समय मोहम्मद गोरी के एक भाले के वार से पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था गोविंदराज, उसमें जैसे ही भाला मारा और 2 दांत टूट गए साहब। जो दांत टूटा और गोविंदराज का भाई साहब पीड़ा ही। अब था कभी कोई महाराज पीड़ा हो तो री सावर का नाम है। जैसे इसको गुस्सा आया, जैसे ही गोविंदराज को गुस्सा आया, फिर भाले से गोरी को नोच दिया। गोरी की सेना तितर बितर हो गई, चारों तरफ भगने लगी, सारी सेनाएं भग गई और गोरी भी जान बचा करके वापस तराइन के मैदान से कहां आ गया? गजनी आ गया। कहां आ गया मित्रों? गजनी आ गया। परंतु एक ही है कि निम्न में से तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य। इसमें गोरी की हार हो गई। खड्डे ने पूछे कि गोविंदराज के 2 दांत टूटिया, डांट टूटी और टूटिया। खड्डे ही परीक्षा में नाव है। वही आई कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 में। अब देखिए साहब, हार करके गोरी वापस गजनी आ गया। क्या आ गया? गजनी आ गया। अपनी हार का बदला लेने का उसमें जज्बा था। अपनी सेना संगठित करने लगा, युद्ध नीति में कौशल करने लगा। और इधर पृथ्वीराज चौहान आप जानते थी, नई छोरी ने बगाड़ लड़ो। जयचंद की नई छोरी को नाम जानो? संयोगिता के प्रेम प्रसंग में इतना मिलनसार हो गया कि उसने सत्ता को ही भूल गया। विलासतापूर्ण जीवन जीने लगा, आमोद प्रमोद में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और इधर गोरी अपनी सेना संगठित करने लगा साथियों। और वापस गजनी 1101 साल बाद अब की बार पंजाब के रास्ते न आकर लाहौर में आया। किसमें आया? यहां लाहौर आ गया। लाहौर आकर के इसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास संधि का प्रस्ताव भेजा साहब। पृथ्वीराज तृतीय को लाहौर आने के बाद कहा कि पृथ्वीराज चौहान एक संदेश भेजा कि तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। पृथ्वीराज ने कहा पाचो जीणो है कि पाचो मरनो है? जडीनु आयो जडीनु पाचो भाग जा। आयो है जडीनु पाचो भाग जा। यह अर्थात पृथ्वीराज चौहान तृतीय कभी अधीनता स्वीकार करने वाला था क्या? नहीं था। पृथ्वीराज की सबसे बड़ी भूल थी कि तराइन के प्रथम युद्ध में भागती हुई गोरी की सेना का पीछा नहीं किया। यह इसके जीवन के सबसे बड़ी भूल थी। और यही मुस्लिम सत्ता काबिज हुई भारत में। यदि उस समय गोरी मारा जाता तो मुस्लिम सत्ता भारत में कभी काबिज नहीं होती। साथियों, जैसे इसने मना किया तो वापस 1192 में वही मैदान वही घोड़े वापस गोरी। फिर देखिए इसने संधि भेजी। फिर वापस इसने कहा कि यार कि जब ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहना मान नहीं रहा तो इसने छल का कपट लिया, छल का सहारा लिया। इसने कहा कि ऐसा करते हैं अपन संधि कर लेते हैं, युद्ध नहीं करते हैं,
संधि कर लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान उस समय यह था कि यार कि चलो गौरी अब युद्ध नहीं करेगा, पिछली बार ही पूरी तरह से पराजय हुआ। इधर इसका एक दोस्त था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, दोस्त भी कह दो, दरबारी कवि चंद्रप्रदाई, भाया उठ, अरे रे भाया उठ, ये गोरी ना छोड़, वह गोरी ना हमाड़। कैसी गोरी? सहयोगिता छोड़ भया, और वह न हमाड़। परंतु इसने संधि के प्रस्ताव में ये विश्वास में आ गया और इसने चंद सैनिक लिए। कहते हैं कि यहां मेवाड़ का शासक था समर सिंह, एक तो इसके साथ था मेवाड़ का समर सिंह, और एक ही वहां पर वही दांत टूटेड़ो गोविंदराज के लारे। दो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तीन थोड़ी सेना ले गया। सेना वापस कटाएगी तराइन का मैदान में, तराइन का द्वितीय युद्ध में आएगी, तराइन का मैदान, तराइन का द्वितीय युद्ध। और इसमें विश्वास में थी कि भाई ये तो युद्ध करेंगे नहीं, संधि करेंगे। साथियों फिर वापस इनमें यह है कि भाई ये तो लड़ता ही कौन है, एक पार्टी रहना और कर ले। वहां पार्टियों में व्यस्त थे। इधर गौरी का प्लान था, सुबह का टाइम था, पूरी सेना दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थी, सेना बिखरी हुई थी। अचानक गौरी ने 4 बजे आक्रमण किया, सेना में भगदड़ मच गई। और यह कहते हैं कि सेना में भगदड़ मच गई, सेना भी छोटी थी। कहते हैं कि गौरी के पास तो 1,20,000 सेना थी साहब। इधर इसके पास तो क्या, वो कोरी मेवाड़ को समर सिंह जी, और वो टूटेड़ो दाताड़ो गोविंदराज तो, और थोड़ी सेना। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान यहां से भगा, और भगा कहां पूछा, सिरसा पूछा। और सिरसा में कुछ अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि सिरसा में गौरी ने इसको पकड़ लिया और यही इसको मार दिया। क्या दिया? मार दिया साहब। क्या किया? मार दिया। किसने? ये। परंतु देखिए इसका एक दोस्त है चंद्रप्रदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी, वो कहता है कि साहब नहीं, गलत है साहब। वो केवल, परंतु अधिकांश इतिहासकार यही मानते हैं। परंतु परीक्षा में प्रश्न आ जाए, निम्न में से एक ही 2 ही प्रश्न बढ़िया हाल तक ढूंढ। निम्न में से तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 में। निम्न में से तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन हारा? गौरी हारा। निम्न में से तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1192 में। यदि कभी किसी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि निम्न में से भारत में गौरी की प्रथम पराजय है 1191 में, मत जाना, क्योंकि साथियों आपकी अधिकांश नजर ये हुई, उससे पहले ये गुजरात से घुसने का प्रयास किया था 1178 में, परंतु चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय ने इसको आबू के युद्ध में पराजय करा दिया। बोलिए भारत में गौरी की प्रथम पराजय आएगी तो क्या लगाओगे? 1178 में लगाना। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 में। द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया साथियों? बताइए। अरे बताइए साथियों, बताइए। अब आ जाइए दादो चंद्रप्रदाई की, क्या दादो चंद्रप्रदाई की तो निकल आ रहा है, एक थाल में जन्म और एक थाल में मरण। पृथ्वीराज चंद्रप्रदाई, चंद्रप्रदाई, नजर सभी की श्याम बोर्ड पे होनी चाहिए। चंद्रप्रदाई पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अनुसार कहता है कि 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज तृतीय की पराजय होने के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। बंदी बना लिया, गजनी ले गए। कहां ले गए? गजनी ले गए। गजनी में कहते हैं कि साहब एक बार गौरी बैठो, और इन्हें कहा नीचे देख, नीचे देख पृथ्वीराज। इसने कहा राजपूत मर सकता परंतु नीचे नहीं। तो इन्हें कहा कि आंखें फोड़ दो, साड़ा की आंखें फोड़ दियो। तो गजनी में इसको अंधा कर दिया। क्या कर दिया? अंधा कर दिया साहब। ये कौन कह रहा है? चंद्रप्रदाई कह रहा है पृथ्वीराज रासो के अनुसार। ये कह रहा है। फिर क्या होता साहब? जैसे ही चंद्रप्रदाई को पता चलता है तो चंद्रप्रदाई ठेठ गजनी पहुंचता है। पुस्तक दे जलहन चले नृप काज को, पुस्तक दे पुत्र जलहन को चले नृप काज को। देखिए साहब चंद्रप्रदाई गजनी पहुंचते हैं और गौरी को कहते हैं कि साहब गौरी साहब थेण चाहे मारा राजा ने थेणा आंधो कर काटियो, मुँह मानू, परंतु मारो राजो आंधो होता हुए भी जेडे थेणा शब्द खेई, जेडे थेणा हाथ लगाओ उड़ी तीर मार जाई। अच्छा की बात है?
ईश्वर भी जाने वो, चलो ठीक, प्रदर्शन किया जाए, प्रदर्शन किया जाए। कहते हैं कि साथियों उसी समय पूरा का पूरा मंडप सज गया, गौरी ऊपर बैठ गया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास चंद्रप्रदाई गया। चंद्रप्रदाई की आवाज वो जानता था, तो पहचान गया भाई मेरा मित्र है, एक थाल में जन्म और एक थाल में ही मरण है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंद्रप्रदाई के बारे में कहा जाता है साहब। तो देखिए बैठ गया। जैसे फिर उसने कहा चंद्रप्रदाई ने, देखो भाई कि मारी बात सुनो, मुँह तो ही को हूँ दरबारी कवि, राजो और राजा की बात नहीं माने, जो थेड़ा नहीं खेड़ो पेड़ी कि पृथ्वीराज तीर चला। जैसे ठीक साहब मुँह खेदे हो ना, था कहीं गोरी खेदो मुँह खेदे हो, थड़न कई दिक्कत है। जैसे ही पृथ्वीराज तृतीय धनुष बाण लेके खड़ा था, पास में चंद्रप्रदाई था और ऊपर गोरी बैठा था, तो गोरी ने कहा कि पृथ्वीराज चला दे तीर, स्थान पर टंका लगाया, चला दे तीर। उसके पास कहा, फिर उसने कहा चंद्रप्रदाई ने, 4 बास 24 गज अंगुल प्रमाण तापा बेटी और सुल्तान मत चुकर। चौहान कहते हैं कि 4 बांस, जो ये पहले लंबाई बांसों में नापी जी, 4 बांस 24 गज, गज होता 3 फीट का ही गज होता, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण 8 अंगुल ता बेटी और सुल्तान मत चुके। चौहान इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने तीर चलाया, गोरी के गले में लगा, गोरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रप्रदाई ने कटार से पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या कर ली। परंतु एक काल्पनिक लगती है, क्योंकि अधिकांश विद्वान नहीं मानते हैं, अधिकांश विद्वान इस बात को नहीं मानते हैं। परंतु फिर भी आ जाए तो अपन को तो यही मानना कि पृथ्वीराज चौहान के अनुसार, माफ करना, पृथ्वीराज रासो के अनुसार निम्न में से इसको कहाँ ले गए, गजनी ले गए। पृथ्वीराज पुस्तक अधूरी रह गई, ये पुस्तक अधूरी रही तो इसको पूरी की पुत्र जलहण ने, पुत्र जलहण था, ये जलहण इसका छोरा था, चंद्रप्रदाई का छोरा। पुस्तक दे पुत्र जलहण को चले नृप काज, पुस्तक दे पुत्र जलहण को चले नृप काज। ये किसी पुस्तक है साहब, वीर रस की है। कैसी है? वीर रस। इस पर किसका प्रभाव है? यह पिंगल भाषा का पहला साहित्य है। बहुत परीक्षा में पूछा जाए पिंगल भाषा, पिंगल भाषा का। देखिए ये अपना, कभी आप राजस्थान देखना, ये है, यहां पर वृज है, यहां पर व्रज भाषा बोली जाती है, यहां पर व्रज भाषा, व्रज भाषा पर पिंगल का प्रभाव रहता है। नोट लगा दो पिंगल का, पिंगल भाषा का। यहां पर ये मारवाड़ है, मारवाड़ पर डिंगल भाषा का, मारवाड़ी पर डिंगल भाषा का, डिंगल भाषा। नोट लगा दो, कहीं साइड में पूछ ले तो कभी पिंगल और डिंगल आए तो लगाना साहब। पुत्र जलन हो गया, यहां पर इसको अंधा किया और इसके बाद इसकी कटार से हत्या कर दी और यहीं पर इसका मकबरा है, यहीं पर इसका स्मारक है साहब, स्मारक है गजनी में। यहां पर गजनी में पृथ्वीराज का स्मारक। अरे लगा दोगे क्या आप? निम्न में से पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक लगाओगे? चंद्रप्रदाई की। निम्न में से पृथ्वीराज रासो को पुस्तक को पूरी किसने की? तो जलन ने की। निम्न में से पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की पुस्तक है? तो वीर रस की है। निम्न में से पिंगल भाषा का पहला साहित्य है, तो पृथ्वीराज रासो लगाना। पिंगल भाषा का प्रथम साहित्य है, प्रथम साहित्य। ये बातें आप एक बार याद कर लो साहब। अब इसके बाद में और कौन कौन सी बातें हुई अभी अपन चर्चा करेंगे। बोलिए पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक चंद्रप्रदाई। पृथ्वीराज रासो के अनुसार इसको कहां ले गए? गजनी ले गए। 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण तापा बेटियों और सुल्तान मत चुका रे मेरे भाई, मेरे चौहान। देखिए मित्रों, अब इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो परीक्षा में आती है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने कला साहित्य विभाग की स्थापना की और इसका अध्यक्ष बनाया था, इस विभाग का अध्यक्ष बनाया था पद्मनाभ को। अध्यक्ष पद्मनाभ। फिर देखिए एक आ जाता निम्न में से नागेश्वर
जयानक भट्ट, जनार्दन और चंद्र प्रजाई किसके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे? इसमें कविता आता लगाना पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। एक तो क्या है, एक तो नागेश्वर, नागेश्वर, नंबर 2 जनार्दन, जयानक भट्ट, जयानक, नंबर 3 जनार्दन, जनार्दन, नंबर 4 चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई। जयानक भट्ट ने लिखी पुस्तक लिखी थी इसने पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। इसने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। तराइन के युद्ध का वर्णन पृथ्वीराज रासो में है, पृथ्वीराज विजय में नहीं है। तराइन के युद्ध का वर्णन नहीं है इसमें। कभी आ जाए तराइन के युद्ध का वर्णन नहीं है। पर परीक्षा में पूछा जाए जनार्दन को कहीं कहीं पर वागीश्वर भी लिखा हुआ है, नागेश्वर को वागीश्वर। परीक्षा में पूछा जाए कि नागेश्वर, जयानक भट्ट, जनार्दन और चंद्र बरदाई निम्न में से किस चौहान वंश के शासक की राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो लगाना पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके निम्न में से। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ही शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए साहब। अब किसके साथ आए? साथ में आए गौरी में। वो कभी परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा कि ये किसके साथ आए, तो मोहम्मद गौरी के साथ नहीं आएगा। प्रश्न आएगा निम्न में से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए थे। इनका जन्म हुआ था संजरी पारस में, जन्म हुआ था संजरी, स्थान है फारस में, फारस में होता। देखिए साहब, इनकी मृत्यु हुई थी अजमेर में। इनकी मृत्यु हुई थी अजमेर में। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यह इसकी दरगाह है अजमेर में। अजमेर में इसकी दरगाह है। दरगाह के लिए जगह दी, इसके लिए जगह दी साहब जगत सिंह ने। दरगाह के लिए जगह दी जयपुर के जगत सिंह ने, जयपुर के जगत सिंह ने दी। इसका कार्य, दरगाह का कार्य शुरू किया इल्तुतमिश ने। दरगाह का कार्य पूर्ण किया। दरगाह का कार्य पूर्ण किया हुमायूं ने। यहां पर पहले 1 से 6 रजब तक उर्स चलता है। 1 से 6 रजब तक यह ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। यहां पर झंडा पहनाता है, झंडा पहनाते हैं भीलवाड़ा का गौरी परिवार। झंडा कौन पहनाते हैं? भीलवाड़ा का गौरी परिवार। बुलंद दरवाजे पर झंडा पहनाने के साथ ही पहली रजब से ही अजमेर का उर्स, ख्वाजा साहब का उर्स प्रारंभ हो जाता है। भीलवाड़ा का गौरी परिवार। अजय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आते हैं मोहम्मद गौरी के साथ में। मोहम्मद ख्वाजा साहब का जन्म संजरी पारस में हुआ, इनकी मृत्यु अजमेर में हुई। इसीलिए आज ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते थे। इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। इस दरगाह को बढ़ाने के लिए जगह दी जयपुर के शासक जगत सिंह ने। इस कार्य को शुरू किया, दरगाह बढ़ाने का कार्य शुरू किया इल्तुतमिश ने।
जब इस दरगाह को पूर्ण बनाने का कार्य किया था हुमायूं ने भीलवाड़ा के गोरी परिवार के द्वारा पहली रजब से ही बुलंद दरवाजे के ऊपर झंडा पहनाने के साथ ही ख्वाजा साहब का उर्स स्टार्ट हो जाता, जो पहली रजब से 6 रजब तक चलता है साहब, 6 रजब तक चलता है। अब देखिए साहब, चिश्ती संप्रदाय में क्या होता साहब, गुरु को बोलते हैं पीर, शिष्य को बोलते हैं मुरीद, शिष्य को बोलते हैं मुरीद, उत्तराधिकारी को बोलते हैं उत्तराधिकारी को बोलते हैं वल्ली। यहां पर दरगाह में दो डेगे हैं, 2 डेग बनी हुई हैं। बड़ी डेग बनी, चावल बनाते हैं साहब, बड़ी डेग अकबर ने बनाई। किसने बनाई? अकबर ने। छोटी डेग जहांगीर ने। देखो आपने बाहर जन थे आरपीसी में पास है तो आपा कही करा, हे बालाजी महाराज मैंने पास कर दियो, मुँह ताकि सवा मणि चढ़ाऊं। यानी मुस्लिम संप्रदाय में यदि किसी के कोई कार्य सिद्ध होता है तो अपनी श्रद्धा अनुसार एक बड़ी डेग है जिसमें चावल पकाते हैं और वो बांटते हैं सभी को। एक छोटी डेग है जो बड़ी डेग अकबर ने बनी और छोटी डेग जहांगीर ने बनी। साथियों एक बार फिर परीक्षा में आ जाए, निम्न में से पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कब हुआ? 1166 में। पृथ्वीराज अजमेर की गद्दी पर कब बैठा? 1177 में। 11 वर्ष की अल्प आयु में शासक बना। प्रारंभ में इसका शासन किसने संभाला? इसकी मां कपूरी देवी ने। इसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो लगाना साथियों कदमवास। इसका एक घोड़े का नाम, एक घोड़ा है साहब, एक घोड़ा भूल गया, घोड़े को भी लिखो साहब। अरे घोड़ा ने नाम लिखो रे, घोड़ो नाट्यरंबा। घोड़ा का नाम है नाट्यरंबा। कुछ इतिहासकार ऐसे बोलते हैं कि जैसे ही तराइन के द्वितीय युद्ध में जब मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी इसका जो इसके घोड़े संभालने वाला था, घुड़शाला को संभालने वाला था, उससे मिल गया और उसने घोड़े को चेंज कर दिया। और ये घोड़ा था, जो घोड़ा चेंज किया तो जैसे वो युद्ध में गया और घोड़ा नाचने लग गया साहब। अब देखो साहब, आप फालतू की बात है, ये झूठ बनाने की बात है। थेण था कि बांस गम जाओ तड़के था कि थेण था कि बांस नहीं ना जानोगी। अरे थेण था कि बांस नहीं जानोगी, अरे था कि बांस नहीं ना जानो, जरूर जाने। तो वो दादो यदि घोड़ा बैठी थी पृथ्वीराज चौहान तीन ने पड़ा कि भाई घोड़ो मारो है कौन है। ये केवल इतिहास में पराजय को छुपाने के तथ्यों को मोड़ने का प्रयास किया, परंतु फिर भी आ जाए पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम तो नाट्यरंबा लगाना। साथियों निम्न में से पृथ्वीराज विजय पुस्तक किसकी है? तो लगाना जननायक भट्ट। पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसकी है? लगाना चंद्रप्रदाई। निम्न में से कला साहित्य विभाग का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पद्मनाभ को। पृथ्वीराज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में आए? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए। बताइए कि साथियों पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार का मुख्य कारण आए तो जब मुख्य कारण आए हार का कारण तो आप लगाना गोरी की कुशल युद्ध नीति। कुशल युद्ध नीति कभी परीक्षा में आ जाए कि निम्न में से पृथ्वीराज चौहान तृतीय का विलासतापूर्ण रवैया मत लगाना, गोरी की कुशल युद्ध नीति ही लगाना। साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है, इनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। साथियों अभी यहां तक अपन ने सारा का सारा चौहान वंश पूरा हो गया। विश्वास रखिए मित्रों, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, विश्वास होना चाहिए। मैंने जो अपने जो आगे जो वीडियो चलता है उसमें आप सारी परीक्षाएं आपने देखी होगी, सारी की सारी परीक्षाएं मैंने इसके आधे नोट से ही मैंने पास कर ली साहब। नहीं केवल पास की, आप उनमें आगे वीडियो में आप रैंक भी देख लीजिए। राजस्थान में 24 रैंक आई हुई है, और एसएससी जैसी और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में आप देखा हुआ है। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कह रहा हूँ, कहने का मतलब विश्वास होना चाहिए साथियों। दूसरी बात यह है कि यदि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि किसी और भाई बंधु को यह मदद करता है तो आप उसको आगे से आगे शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और पास लगे घंटे के बेल को प्रेस कीजिए, जिसके कारण और भी कोई विषय वस्तु पर वीडियो बने तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। साथियों, अगला वीडियो अपना वीडियो रहेगा कच्छावा वंश चलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।